स्वागत है दोस्तों। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में लगी हुई रचना जो अंतिम यूनिट से है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं। आज हम इस आत्मकथा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी होगा। सबसे पहले जानते हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का पहला भाग है। यह आपको ध्यान रखना है। उनकी आत्मकथा कुल 4 खंडों में प्रकाशित है। यह पुस्तक उनके बचपन, युवावस्था और जीवन के शुरुआती संघर्षों को दर्शाती है। इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो लेखक की पृष्ठभूमि और लेखक के परिचय के विषय में आवश्यक होती है। हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं। इन्होंने आत्मकथा में अपने जीवन के अनुभवों को आत्मीय और साहित्यिक शैली में प्रस्तुत किया हुआ है। यह पुस्तक 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई और उनकी आत्मकथा के 4 खंडों में से पहला हिस्सा है। ध्यान रखेंगे, पहला हिस्सा क्या भूलूं क्या याद करूं 1969। अन्य खंड का नाम भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। ये उनके आत्मकथा के अन्य खंड हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। यह आत्मकथा बच्चन के बचपन यानी 1907 से लेके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उनकी पढ़ाई और प्रारंभिक कैरियर, जिसमें लगभग 1930 तक का दशक जो है वो समाहित है, इस पूरे जीवन को वो कवर करती है। इसमें उनके जो पैतृक निवास जो गांव है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना है हरिवंश राय बच्चन जी का जो मूल गांव है वो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से यानी शहर इलाहाबाद तक की यात्रा और पारिवारिक जीवन और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का वर्णन इस पूरी आत्मकथा में आपको दिखाई पड़ेगा। यानी कैसे वो शिक्षा के लिए इलाहाबाद शहर की यात्रा करते हैं, शहर की ओर आते हैं, पारिवारिक जीवन उनका कैसा था, सामाजिक आर्थिक चुनौतियां कैसी थी, पूरी वंशावली, बहुत सारी चीजें इसमें आपको दिखाई पड़ेंगी। इनके बचपन और परिवार के बारे में देखते हैं तो बच्चन अपने माता पिता, विशेष रूप से मां सरस्वती देवी के प्रभाव और गांव के सादगी भरे जीवन को रेखांकित करते हैं। उनकी मां की मृत्यु ने उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। बात करें शिक्षा की तो इलाहाबाद में उनकी पढ़ाई कायस्थ पाठशाला और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अनुभवों से पूरी संचित है। कविता के प्रति रुझान इनकी जो शुरुआती महत्वपूर्ण पुस्तक का हिस्सा रही है, इलाहाबाद आकर के ही वह संभव हुई। संघर्ष और आत्मनिर्भरता की बात करें तो आर्थिक तंगी, सामाजिक बंधनों और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच संतुलन की कहानी इस आत्मकथा को प्रेरणादायक बनाती है। बहुत भीषण संघर्ष और उस दौर का जो संघर्ष होता है जो भारत पिछली शताब्दी का रहा है, उसमें लगभग प्रत्येक परिवार की, प्रत्येक व्यक्ति के संघर्ष की कहानी एक जैसे ही दिखाई पड़ती है, वो सारी चीजें इसमें मिलेंगी। बच्चन जी की काव्य रचना और छायावादी कविता के प्रति आकर्षण की नींव इस काल में पड़ी। यानी मूलतः ये जो है मस्ती के काव्य के प्रस्तोता के रूप में जाने जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं बच्चन जी की लेखन शैली काव्यात्मक, आत्मीय और सहज है जो पाठक को उनके जीवन के करीब लाती है। ये सारी बातें उनकी कविताओं के बारे में, उनके साहित्यिक कर्म के बारे में है जिनसे थोड़ा बहुत परिचित होना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं में एक ऐसी आत्मकथा है ये जो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर पाठक को जोड़ती है। यह हरिवंश राय बच्चन के जीवन की नींव, उनकी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत और उस दौर के भारत की झलक प्रस्तुत करती है। जिस तरह से विकास हो रहा होता है, सड़कें आ रही होती है, गांव टूटते हैं, बहुत सारी चीजें आपको इसमें दिखाई पड़ेंगी। यह पुस्तक हिंदी साहित्य के पाठकों के लिए एक अमूल्य कृति है और बहुत प्रसिद्ध आत्मकथा है ये। और आत्मकथा की शैली के रूप में अगर इस बात करें तो सबसे बेबाक जो आत्मकथा हो सकती है उसकी श्रेणी में हरिवंश राय बच्चन जी की ये आत्मकथा आती है। इसमें अपनी काव्यात्मक शैली और गहन आत्मचिंतन के लिए ये रचना जानी जाती है। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देख के ये बात हम समझ सकते हैं। ऐसे कौन से चिंतन रहे हैं, कौन से उनके विचार रहे हैं जो आत्मकथा लिखने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं, तो उनका ही ये कथन है कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कि कुछ सोच सकूं, पर अब जो कुछ बचा है उसमें कुछ तो कर सकूं। ये बात सोचने वाला व्यक्ति फिर अपने जीवन की सार्थकता, अपने जीवन की पूरी यात्रा को अपने साहित्य में, अपने आत्मकथा में किस तरह से व्यक्त करता है, उसे हम कुछ शीर्षकों के अंतर्गत देखेंगे। जैसे
बचपन और माँ की स्मृति के बारे में वे क्या लिखते हैं। तो कुछ कोटेशंस हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये इनकी आत्मकथा का अंश है। माँ के बारे में वे लिखते हैं कि मेरी माँ की स्मृति मेरे जीवन का वह कोना है जहां मैं बार बार लौटता हूँ। वह कोमलता, वह स्नेह, वह बलिदान जो उन्होंने मुझे दिया, वह मेरे लिए किसी धरोहर से कम नहीं। जब मैं छोटा था, उनकी गोद में बैठकर कहानियां सुनी, जो लोरियां गाई, वे मेरे मन में आज भी गूंजती हैं। लेकिन उनकी असमय मृत्यु ने मेरे जीवन में एक ऐसी रिक्तता छोड़ी जिसे कोई नहीं भर सका। मैं सोचता हूँ, क्या मैं उस स्नेह को भूल जाऊं या उसे याद रखूं जो मेरे जीवन की नींव बना। तो ये बचपन और माँ की स्मृति के रूप में ये जो कथन है उनका इस आत्मकथा में ये ध्यान रखने योग्य है। इसका संदर्भ हम देखते हैं कि यह उदाहरण बच्चन जी के बचपन और उनकी माँ सरस्वती देवी के साथ उनके गहरे भावात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। माँ की मृत्यु उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी जिसने उनकी संवेदनशीलता और काव्यात्मकता की अभिव्यक्ति को गहराई दी है। तो ये सारी बातें इसमें दिखाई पड़ती है। आगे अगर हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट्स हैं वो हम देख लेंगे। तो ये चूंकि आत्मकथा बहुत बड़ी है तो उसको बहुत विस्तार से पढ़ने का समय भी हमारे पास इस परीक्षा की तैयारी के लिए अभी फिलहाल नहीं है। वही कोटेशंस, वही बातें हमने यहाँ पे कलेक्ट की हुई जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रतापगढ़ गांव से इलाहाबाद शहर की यात्रा के दौरान वो अपने गांव को किस रूप में याद करते हैं उसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू को छोड़कर जब मैं इलाहाबाद की ओर चला तो मेरे मन में एक अजीब सी उथल पुथल थी। वहां की गलियां, वह खेत, वह तालाब जहां मैं बचपन में खेला करता था, वे सब मुझे पुकार रहे थे। लेकिन शहर की चमक, शिक्षा की चाह और कुछ बनने की आकांक्षा मुझे खींच रही थी। अब देखिए ये एक ग्रामीण मन ही होता है जो बचपन जिसका गांवों में बीता हुआ है, जो ग्रामीण परिवेश में पला बढ़ा है, वो जब अपने गांव को अचानक छोड़ता है तो बहुत टीस होती है मन में। वही टीस उनकी इन पंक्तियों में दिखाई पड़ती है कि यह मेरे मन की एक दुनिया से दूसरी दुनिया की यात्रा थी। क्या मैं उस गांव की सादगी को भूल जाऊं या उस शहर की महत्वाकांक्षा को याद रखूं। तो प्रतापगढ़ से इलाहाबाद की ओर जब वो यात्रा करते हैं, शैक्षिक यात्रा के लिए वो बाहर निकलते हैं और जहां से उनकी साहित्यिक जीवन की शुरुआत होती है, उस टर्निंग पॉइंट का ये द्वंद्व है उनके मन में, वो चीजें इस कथन में दिखाई पड़ती है। शिक्षा और साहित्यिक जगत की बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने लिखा कि इलाहाबाद विद्यालय मेरे लिए एक शिक्षण संस्थान नहीं था, वह मेरे जीवन का एक अध्याय था। वहां की कक्षाओं में, पुस्तकालय की धूल भरी किताबों में और साहित्यिक गोष्ठियों में मैंने अपने भीतर एक नई चेतना को जन्म लेते देखा। कविता जो पहले मेरे लिए केवल शब्दों का खेल थी, अब मेरे जीवन का अर्थ बनने लगी। मैंने निराला, पंत और महादेवी की रचनाएं पढ़ी। सोचा कि क्या मैं भी कभी कुछ ऐसा लिख पाऊंगा। क्या मैं उन किताबों को भूल जाऊं जो मुझे यहां तक लाई, या उस जुनून को याद रखूं जिसने मुझे कभी बनाया। ये देखिए ये एक आत्ममंथन है, आत्मचिंतन है। और आत्मकथा में ये स्पेस होता है इतना कि कोई रचनाकार अपने विषय में लिखते हुए, अपनी यात्रा के विषय में लिखते हुए अपने चिंतन को भी, अपने आत्ममंथन को भी भरपूर स्थान दे। तो ये जो द्वंद्व होते हैं, जो यात्रा है, वो ये बात यहाँ पे दिखाई पड़ जाती है, साहित्यिक और शिक्षा की यात्रा। तो यहाँ संदर्भ इसका यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दिनों में उनकी साहित्यिक जागृति को दर्शाता है कि वो जुड़ना चाहते थे, वो अपने आप को टटोल रहे थे कि क्या मैं भी ऐसा लिख सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं जो साहित्यिक गोष्ठियां, जो साहित्यिक आयोजन होते हैं, हमने महादेवी वर्मा जी के जो ठकुरी बाबा पढ़ा, हमने उसमें देखा कि साहित्यिक आयोजनों से जिस तरह से निरस्ता हुई महादेवी वर्मा जी को, क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत सारे कवि मंचों पर बिना पैसे लिए नहीं आते, पैसे कम मिले तो कम उनका गला खुलता है। तो ऐसी ऐसी प्रवृत्तियां भी मंचों पर देखने को मिली। लेकिन जहां पर एक जेन्युइन रूप दिखा कवि गोष्ठियों का, जहां पे बड़ी स्वाभाविकता के साथ कवि सम्मेलन हुए, रचनाकारों ने एक स्थान बनाया, एक वैचारिक जगत निर्मित किया, उसका प्रभाव पाठकों पर, खासकर युवा रचनाकारों पर, युवा श्रोताओं पर बहुत असर किया और बहुत सारे कवि ऐसे ही पैदा हुए। यह पुस्तक ये महत्वपूर्ण साहित्यिक विकास को दर्शाती है। आगे उनके आर्थिक संघर्ष और आत्मनिर्भरता के बारे में अगर कुछ कोटेशंस देखें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने लिखा कि जीवन ने मुझे बहुत जल्दी सिखा दिया कि सपने मुफ्त में नहीं मिलते। घर की आर्थिक तंगी, पिता की चिंताएं और मेरी अपनी पढ़ाई का बोझ,
सब मेरे कंधों पर था। मैं दिन में पढ़ता, रात में काम करता, और फिर भी मन में एक आग जलती थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। उन रातों में मैं जब थक कर चूर हो जाता था तो मैं खुद से पूछता था, क्या मैं इन संघर्षों को भूल जाऊं या उन हौसलों को याद रखूं जिसने मुझे टूटने नहीं दिया। इसका संदर्भ यह है कि बच्चन जी के जीवन के जो आर्थिक संघर्ष थे, उनकी आत्मनिर्भरता की भावना को दर्शाता है कि वो आत्मनिर्भर बनना चाहते थे, संघर्ष करना चाहते थे और जीवन में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते थे। यह उस दौर के मध्यम वर्गीय भारतीय परिवारों की वास्तविकता को भी दर्शाता है, और आज भी मध्यम वर्गीय परिवारों की वास्तविकता यही है कि बहुत सारे युवा घर से निकल के, लड़के लड़कियां सभी अपने जीवन, अपने कैरियर की तलाश में उसे स्थापित करने के लिए दिन रात संघर्षरत हैं। और इसी तरीके की उनकी भी चिंताएं हैं जो बच्चन जी की इस आत्मकथा में शिक्षा के दौरान काम और पढ़ाई दोनों चीजों को लेकर के जो एक द्वंद्व था। आत्मचिंतन और जीवन दर्शन की बात करें तो वे लिखते हैं कि जीवन एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने पर कुछ नया लिखा होता है। कुछ पन्ने सुख के, कुछ पन्ने दुख के, कुछ हंसी के तो कुछ आंसुओं के। मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो सोचता हूं कि क्या भूलूं और क्या याद करूं। ये देखिए, इसे आपको ध्यान रखना है इस कथन को। ये आत्मचिंतन और जीवन का दर्शन है उनके कि वो मैं क्या याद करूं और क्या भूलूं। बहुत सारी चीजें, क्योंकि कुछ पन्नों पे सुख है, कुछ पे दुख है, कुछ पे हंसी है, कुछ पे आंसू है। किन्हें छोड़ दूं और किन्हें अंकित कर लूं। क्या उन गलतियों को भूल जाऊं जिनसे मैंने सीखा, या उन पलों को याद रखूं जिन्होंने मुझे बनाया। शायद यही जीवन का सार है, न भूलना, न याद करना, बल्कि सबको अपनाकर आगे बढ़ना। देखिए, एक आत्मकथा लेखक के लिए बड़े साहस का काम होता है कि वो अपने जीवन की जो गलतियां होती हैं, जो उसकी कमजोरियां होती हैं, उसे भी पूरी ईमानदारी के साथ स्थान दे सके। उसमें कोई लाग लपेट न हो, उसमें कोई बनावटीपन न हो। यदि आत्मकथा में कमजोरियों के प्रति, अपने व्यक्तिगत कमजोरियों के प्रति अगर कोई मोह होगा और उसे वो छिपा ले जाएगा कोई आत्मकथाकार, तो वो एक ईमानदार आत्मकथा नहीं कही जा सकती। इसलिए ईमानदार आत्मकथा या आत्मकथा का की जो कसौटी है वो यही है कि आप अपने जीवन के जो कमजोर पक्ष रहे हैं, दुर्बल पक्ष रहे हैं, गलतियां रही हैं, उन सबको भी अंकित कर सके, छिपाने ले जाए पाठकों से। क्योंकि पाठक को फिर गुमराह करना होता है कि आपके जीवन में सारी सबल चीजें थी, सब मजबूत थी, आपके निर्णय बहुत अच्छे थे, आपके निर्णयों ने कभी धोखा नहीं खाया। तो ये चीजें आत्मकथा की शैली के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। तो देखते हैं आगे कि इन उदाहरणों का महत्व क्या है। कि ये उदाहरण न केवल बच्चन जी के व्यक्तिगत जीवन की कहानी कहते हैं, बल्कि उस दौर के सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिदृश्य को भी उजागर करते हैं, और उनके आत्ममंथन, आत्मचिंतन को भी उजागर करते हैं कि साहित्यिक, सामाजिक या संवेदनशीलता को लेके, अपने ग्रामीण परिवेश को लेके, परिवार की तंगी को लेके और अपने आत्मनिर्भर बनने तक को लेकर के एक युवा के मन में किस तरह के उथल पुथल होते हैं। तो इन उदाहरणों से हमें ये बात पता चल जाती है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी ध्यान रखने चाहिए कि ये उदाहरण बच्चन जी की आत्मीय और काव्यात्मक शैली को, ऐसा लगता है कि आप कोई कविता पढ़ रहे हो, क्योंकि बहुत आत्मीय ढंग से लिखी गई ये आत्मकथा है जो पाठकों को बहुत करीब तक जोड़ती है। और इन सभी में बचपन, शिक्षा, संघर्ष, साहित्यिक जागृति और आत्मचिंतन की बातें दिखाई पड़ती हैं, और इससे आत्मकथा समझने में आसान हो जाती है। तो ये भारत के सांस्कृतिक परिवेश को भी बहुत सारी बातें इसमें आपको दिखाई पड़ेंगी। हरिवंश राय जी की जो ये आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं है, उसमें उनके जीवन के कष्टों, संघर्षों, आर्थिक भावनाओं और चुनौतियों की अभिव्यक्ति संवेदनशील और काव्यात्मक शैली में स्पष्ट रूप से झलकती है। अब देखते हैं कुछ उदाहरण भी हैं जिनसे और हमें विश्लेषण करने में आवश्यकता होगी। ये उदाहरण है मां की मृत्यु और भावनात्मक रिक्तता। मां की मृत्यु पर किस तरह से वे संवेदन शून्य हो जाते हैं, जिस तरह से एक रिक्तता महसूस होती है, उसे उन्होंने अपने शब्दों में किस रूप में लिखा है वो भी देखते हैं। कि मां की मृत्यु मेरे लिए केवल एक हादसा नहीं थी, वह मेरे जीवन का एक मोड़ थी जिसने मुझे समय से पहले बड़ा कर दिया। उनकी गोद में वह गर्माहट, वह स्नेह जो मुझे हर डर से बचाता था, एकाएक छिन गया। मैं रातों को जागता, उनकी स्मृति में डूबा रहता और सोचता कि क्या यह दुख कभी कम होगा। घर की दीवारें खामोश थी, मेरे भीतर एक तूफान उठ रहा था,
क्या मैं इस पीड़ा को भूल जाऊं या उस खालीपन को याद रखूं जो मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। तो देखिए, माँ की मृत्यु से ये आप इसे शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते। किसी के पिता की मृत्यु या माता की मृत्यु बहुत कठिन वक्त होता है, लेकिन उन्होंने अपनी इस पीड़ा को व्यक्त किया है, लिखा हुआ है। आप उससे उस दर्द को समझ सकते हैं इस उद्धरण के माध्यम से। आत्मकथा काफी बड़ी है, परीक्षाओं में कुछ उद्धरण उपयोगी हो सकते हैं और मूल रूप में एक रूपरेखा आपके मस्तिष्क में बन जाए कि इस पूरे आत्मकथा में कौन कौन सी बातें हैं, तो जिससे आप इससे परिचित रहें। ऐसा ना हो कि परीक्षाओं में आपको लगे कि आप इस रचना से, इस कृति से अपरिचित रह गए। आर्थिक तंगी और पारिवारिक बोझ के बारे में अगर उनके कुछ कोटेशंस देखें कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है, तो वो बातें महत्वपूर्ण है कि उन्होंने लिखा, हमारा घर सुखों का आलम नहीं था, पिता की कमाई सीमित थी और घर में हमेशा एक अनकहा दबाव रहता था। मैं देखता था कि पिता रातों को हिसाब किताब में डूबे रहते और उनकी भ्रिकुटी पर चिंता की रेखाएं गहरी होती जाती। मैं छोटा था पर समझता था कि मेरी पढ़ाई, मेरे सपने सब उनके कंधों पर बोझ थे। मैंने कई बार सोचा कि पढ़ाई छोड़ दूं, कोई काम कर लूं, पर मन में एक जिद थी कि मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है। क्या मैं उस तंगी को भूल जाऊं या उस जिद को याद रखूं जिसने मुझे आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ाया। तो ये बातें उनके कुछ जो चिंतन है, ये बहुत संवेदनशील बनाता है, विवेकवान भी बनाता है लेखक को और उसके विवेक को दर्शाता है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना है। उन्होंने लिखा कि जीवन ने मुझे बहुत जल्दी सिखा दिया कि जो चाहिए वह मेहनत के बिना नहीं मिल सकता। दिन में स्कूल, शाम को ट्यूशन और रात में पढ़ाई, ये मेरी दिनचर्या बन गई थी। कई बार भूखों पेट सोना पड़ा, कई बार जूते फट गए, न मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। तो इस तरह की बातें भी इसमें दिखाई पड़ती हैं। सामाजिक बंधनों के बारे में बात करें तो हमारे समाज में हर कदम पर बंधन थे। जाति, कुल और परंपराओं का बोझ मेरे कंधों पर था। मैं कुछ नया करना चाहता था, कुछ अलग सोचता तो लोग हंसते थे, ताने मारते। यह बच्चन यह बच्चन का लड़का क्या कर लेगा, ऐसे वाक्य मेरे कानों में गूंजते थे। मैं चुप रहता पर भीतर एक आग जलती रहती। मैंने देखा कि ये बंधन केवल मेरे नहीं, पूरे समाज के थे जो बदलाव से डरता था। तो कई सारी ये कोटेशंस उनके बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि एक पाठक के तौर पे आपको जानना चाहिए। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, अकेलापन और आत्मसंघर्ष की बात। न कोई ऐसा जिससे मन की बात कह सकूं, जो मेरे सपनों को समझे। रात के सन्नाटे में अपने विचारों में जूझता अपने आप से लड़ता रहा। तो ये ऐसी मनोदशाएं थी जब कोई कोई युवा सामने आता है, संघर्ष की राह पे निकलता है, घर परिवार छोड़ के शहरों में जाता है, वो सारी चीजें इसमें दिखाई पड़ती। अब हम मूल बात कुछ चीजें देखेंगे परिवार और पत्नी के बारे में कि अपनी क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा में उन्होंने अपनी पहली पत्नी श्यामा के साथ उनके रिश्ते और उनसे जुड़ी हुई भावनाओं का जिक्र प्रमुखता से अंकित किया हुआ है। श्यामा का उनके जीवन में बहुत गहरा प्रभाव था और उनकी असमय मृत्यु ने बच्चन को भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाई। नीचे कुछ उदाहरण है, देखते हैं श्यामा के साथ विवाह और प्रेम की शुरुआत के बारे में क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि जब श्यामा मेरे जीवन में आई तो ऐसा लगा जैसे मेरे एकाकी जीवन में एक नया रंग भर आया। वह न केवल मेरी पत्नी थी बल्कि मेरी सहचरी थी, जो मेरे हर सुख दुख में साथ थी। उसकी मुस्कान में एक सादगी थी जो मेरे मन को शांति देती थी। हमारा विवाह उस समय की परंपराओं के अनुसार हुआ, पर उसमें गहरा भावनात्मक बंधन था। मैं रातों को उससे बातें करता, अपनी कविताएं सुनाता और वह चुपचाप सुनती और कभी कभी अपनी राय देती। ये बातें श्यामा के बारे में हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। और श्यामा की बीमारी के बारे में और बच्चन की असहायता के बारे में की अवस्था को आप देख सकते हैं इस कोटेशन में कि श्यामा की बीमारी ने मेरे जीवन को अंधेरे में धकेल दिया। मैं उसे दिन रात कमजोर होते देखता था और मेरे पास उसे बचाने का कोई उपाय नहीं था। डॉक्टरों की बातें, दवाइयों का खर्च और उसकी आंखों में छिपा दर्द, ये सब मेरे मन पर बोझ बन गए। मैं रातों को जागता, उसके बिस्तर के पास बैठा, उसकी सांसें गिनता और सोचता कि क्या मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरे भीतर एक कवि था जो शब्दों में दुनिया को जीत सकता था, पर उस बीमारी के सामने मैं असहाय था। तो ये बातें उस पीड़ा को दर्शाती हैं जो उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद वो महसूस करते हैं, उसको अंकित करते हैं। जब श्यामा ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो मेरे जीवन का एक हिस्सा भी उसके साथ चला गया। वह केवल मेरी पत्नी नहीं, मेरी कविताओं की प्रेरणा थी, मेरे सपनों की साथी थी।
उसकी मृत्यु के बाद घर सूना हो गया। मैं उसकी साड़ियों, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को देखता और मेरे भीतर एक तूफान उठता। मैंने अपनी कविताओं में उसे जिंदा रखने की कोशिश की, पर वह खालीपन कभी नहीं भरा। तो यही बातें जो है श्यामा की मृत्यु 1936 में जब होती है, उसकी उस दौरान उन्होंने उसको महसूस किया और उसे लिखा। श्यामा की स्मृति और आत्मचिंतन के बारे में देखते हैं कि कुछ बातें, कि वे लिखते हैं कि श्यामा की स्मृति मेरे जीवन का हिस्सा है, जो न कभी मिट सकता है न कभी भूल सकता हूँ। मैं जब कविताएं लिखता हूँ तो लगता है कि वह कहीं मेरे पास बैठी मेरे शब्दों को सुन रही है। उसने मुझे प्रेम करना सिखाया, दुख सहना सिखाया और सबसे बढ़कर जीना सिखाया। ये बातें श्यामा के प्रति वे लिखते हैं, जिसमें भावनात्मक गहराई दिखाई पड़ती है। श्यामा और उनके बीच के गहरे प्रेम, उनकी बीमारी और मृत्यु से उत्पन्न दुख और नुकसान के स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप देखेंगे मोटी मोटी बहुत ज़रूरी हैं इस आत्मकथा के बारे में जानने के लिए। तो यही सारी चीज़ें अब तक इनकी पत्नी और उनके जो रागात्मक संबंध थे, उसको लेकर के यहाँ पे लिखी गई है। अब देखते हैं पुश्तैनी घर के विषय में जो बातें लिखते हैं हरिवंश राय बच्चन जी। कुछ बातें वहाँ से ध्यान रख लेते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं में उनके पुश्तैनी घर, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित था, उसका जिक्र बहुत ही आत्मीय और सजीव ढंग से किया गया है। यह घर उनके बचपन, परिवार और ग्रामीण जीवन की स्मृतियों का प्रतीक है। कुछ उद्धरण भी हम उससे जुड़े हुए देखेंगे कि कौन कौन से उद्धरण महत्वपूर्ण हैं। पुश्तैनी घर और वंश का परिचय। उन्होंने लिखा कि मेरा जन्म उस पुश्तैनी घर में हुआ जो बाबूपट्टी गांव में था। ध्यान रखेंगे, बाबूपट्टी गांव में था। यह घर मेरे पूर्वजों की स्मृतियों का गवाह था। इनकी दीवारें सादी थी, पर इनमें मेरे परिवार की कहानियां बसी थी। मेरे माता पिता प्रताप नारायण और सरस्वती देवी ने इस घर को अपने श्रम और स्नेह से सजाया था। यहाँ मेरे जन्म से पहले हरिवंश पुराण पढ़ा गया था, जिसके कारण मेरा नाम हरिवंश राय रखा गया। इस घर का आंगन मेरे बचपन का पहला मैदान था, जहां मैंने जीवन के सबसे पहले सबक सीखे। क्या मैं इस घर की मिट्टी को भूल जाऊं? तो ये बातें अपने पुश्तैनी घर के बारे में लिखते हैं। कुछ और स्मृतियां हैं जो कि यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा पुश्तैनी घर कोई महल नहीं था। वह मिट्टी और ईंटों का एक साधारण ढांचा था, पर मेरे लिए वह संसार था। उसकी दीवारों में मेरे पूर्वजों की कहानियां बसी थी और उसकी छत के नीचे मेरे बचपन की हंसी गूंजती थी। मैं आंगन में खेलता, माँ की गोद में सोता और पिता की बातें सुनता। वह घर अब केवल घर नहीं, एक आश्रय नहीं था, वह मेरी जड़ें थी, मेरी पहचान था। जब मैं वहां से इलाहाबाद के लिए निकला तो उस घर की मिट्टी की सौंधी खुशबू मेरे साथ आई। अब देखिए ये भावनात्मक जो जुड़ाव है अपनी मिट्टी से, अपने घर से, जब इलाहाबाद आया तो उस घर की, उस मिट्टी की सौंधी महक, सौंधी खुशबू अपने साथ महसूस करना है। और ये लगभग लगभग हम सभी के साथ होता है, जो लोग घर से बाहर अपना गांव, अपना परिवेश, अपनी मिट्टी छोड़ करके बाहर निकलते हैं। तो ये बातें थी घर और परिवार के बारे में महत्वपूर्ण। कुछ और देख लेते हैं। हमारा पुश्तैनी घर गांव के दिल में बसा था। वह केवल हमारा आश्रय नहीं था, बल्कि गांव की सामाजिक गतिविधियों का केंद्र भी था। गांव में आंगन में उत्सव मनाए जाते थे, मेहमानों का स्वागत होता था, दुख के समय लोग इकट्ठा होते थे। ये सामूहिकता का जो दर्शन है, ये सामूहिकता जो दिखाई पड़ रहा है, एक उत्सव का रूप दिखाई पड़ रहा है, ये उस दौर के ग्रामीण जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जो आज खो चुकी है। तो ये चीज़ें उनकी जब इलाहाबाद में आते हैं, इलाहाबाद में उनकी शैक्षिक शुरुआत होती है, साहित्यिक गतिविधियां बढ़ती हैं, तो वो सारी चीज़ें दर्द के रूप में यहाँ पे व्यक्त हुई हैं। घर छूटता है तो उन्हें घर याद आता है कि वह घर जहाँ मेरी माँ की लोरियां गूंजती थी, जहाँ मेरे पिता की चिंताएं छिपी हैं, उसे पीछे छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं था। और मैंने आखिरी बार उस आंगन में कदम रखा, उस मिट्टी को छुआ और अपने भीतर एक संकल्प लिया कि मैं इस घर की गरिमा को हमेशा जीवित रखूंगा। ये संकल्प लेकर के अपनी मिट्टी को छोड़ना, अपनी मिट्टी से दूर जाना, और वही संकल्प सिद्धि का कारण भी बनती है, क्योंकि बहुत गहरी टीस लेकर के, बहुत गहरी संवेदना लेकर के ही कोई अपना घर छोड़ पाता है। और वो चीजें हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा में ये दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे आपको बहुत महत्वपूर्ण कुछ कुछ चीजें इस उपन्यास आत्मकथा के बारे में बताई, तो आप इससे समझ जाएंगे कि उनके बचपन
इस जो खंड है इसमें उनके बचपन और 1930 तक लगभग जो है जो उनकी युवावस्था के दौरान उनकी शैक्षिक शुरुआत, साहित्यिक गतिविधियां और उनकी पत्नी श्यामा की मृत्यु, बहुत सारी चीजें इसमें समाहित हैं। दूसरी महत्वपूर्ण रचना जो आज हम बात करेंगे आप हुदरी के बारे में। आप हुदरी एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा रमणिका गुप्ता जी का है। इसका कुछ सारांश के रूप में देखते हैं कि रमणिका गुप्ता की आत्मकथा आप हुदरी एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा, इसका प्रकाशन वर्ष 2015 है, जो सामयिक प्रकाशन से प्रकाशित है। आप हुदरी रमणिका गुप्ता की आत्मकथा का दूसरा भाग है, जो उनकी पहली आत्मकथा हादसे से भिन्न और उनके निजी अनुभवों पर केंद्रित है। यह पुस्तक एक साहसी, जिद्दी और स्वतंत्र सोच वाली स्त्री के जीवन की कहानी है, जो सामाजिक और राजनीतिक बाधाओं को चुनौती देती है। रमणिका गुप्ता एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता और झारखंड की पूर्व विधायक भी रही है। इस आत्मकथा में अपने जीवन के संघर्षों, राजनीतिक यात्रा और स्त्री के रूप में समाज में अपनी पहचान बनाने की प्रक्रिया को बखूबी प्रस्तुत करती है। कहानी उनके पंजाब के सुनाम में जन्म से शुरू होती है, जहां वे एक सैन्य अधिकारी के परिवार में पली बढ़ी। आत्मकथा में उनकी जवानी के दिनों, पारिवारिक जीवन और राजनीति में प्रवेश की छटपटाहट का जिक्र है। वे अपनी जिद्दी प्रकृति और सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ बगावत को रेखांकित करती है। रमणिका ने अपने वैवाहिक जीवन, पति से वैचारिक मतभेद और मजदूरों, आदिवासियों के बीच काम करने के निर्णय को भी उजागर किया है इसमें। तो जितनी चुनौतियां एक स्त्री के रूप में उन्हें अपने जीवन में झेलनी पड़ी, उन सभी को कई शीर्षकों के अंतर्गत इस आत्मकथा में उन्होंने लिखा हुआ है। वो हम देखते हैं कि इस आत्मकथा का जो विशेष रूप से वो राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता पर केंद्रित है। इसमें झारखंड के कोयलांचल में मजदूर आंदोलनों और आदिवासी दलित अधिकारों और स्त्री विमर्श के लिए उनके योगदान का वर्णन। वे बिहार, अब झारखंड की सक्रिय राजनीति में रहीं, जहां उन्होंने कोयला खदानों के मजदूरों के शोषण और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। आत्मकथा में कई सनसनीखेज राजनीतिक किस्से भी शामिल हैं, जैसे बिहार के तत्कालीन नेताओं के साथ उनके अनुभव, जो उस समय के सियासी गलियारों की हकीकत को भी उजागर करते हैं। रमणिका अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों और निजी जीवन की चुनौतियों को भी साहसपूर्वक स्वीकार करती हैं। अब ध्यान देंगे तो हमने यही बात की हरिवंश राय बच्चन जी की क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के विषय में, कि आत्मकथा लिखने वाला अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों और निजी जीवन की चुनौतियों को यदि छुपा ले जाए तो वो एक ईमानदार आत्मकथा हो ही नहीं सकती, और ऐसी आत्मकथा को श्रेष्ठ माना भी नहीं गया है, क्योंकि एक औपचारिकता मात्र होती है, जो अपने एक बाह्य परिवेश को, बाह्य चित्र को प्रस्तुत करने का प्रयास होती है। लेकिन जो रचनाकार अपनी आत्मकथा में इन सारे पक्षों को ईमानदारी के साथ और साहसपूर्ण ढंग से स्वीकार करता है, वही एक अच्छा आत्मकथा लेखक हो सकता है। और यही बात इनके बारे में है कि उन्होंने भी इन सारी चुनौतियों को साहसपूर्वक स्वीकार किया, जो इस आत्मकथा को और अधिक प्रामाणिक बनाता है। वे समाज की पितृसत्ता संरचना, जातिगत भेदभाव और राजनीतिक भ्रष्टाचार पर तीखा प्रहार करती हैं। उनकी लेखन में मुक्ति की चाह और स्वतंत्रता की खोज और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष की भावना स्पष्ट रूप से झलकती है। कुछ मूल बातें जो संदेश के रूप में हम इनसे एकत्रित कर सकते हैं: स्त्री सशक्तिकरण, एक स्त्री के रूप में अपनी शर्तों पर जीवन जीने और पितृसत्तात्मक समाज में अपनी पहचान स्थापित करने का साहस उनकी इस रचना में दिखाई पड़ता है। सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाली और प्रतिबद्ध एक रचनाकार, एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी आप इन्हें देख सकते हैं। बेबाकी और ईमानदारी, आत्मकथा में व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन की सच्चाइयों को बिना किसी लाग लपेट के प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तक का महत्व अगर देखें तो आप हुदरी को हिंदी साहित्य में एक बोल्ड और प्रेरणादायक आत्मकथा माना जाता है, जो न केवल रमणिका के जीवन की कहानी कहती है, बल्कि भारतीय समाज और राजनीति के उस दौर की सच्चाई को भी उजागर करती है। यह पुस्तक 2015 में सामयिक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुई है। ध्यान रखिएगा। कुछ उदाहरण देखते हैं। मैंने हमेशा अपनी शर्तों पर जीना चुना, चाहे समाज ने कितना ही विरोध किया। यह उदाहरण रमणिका की जिद्दी और स्वतंत्र प्रकृति को दर्शाता है, जो आप हुदरी में उनके जीवन के शुरुआती दौर और सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ उनकी बगावत में झलकता है। एक सैन्य परिवार में पलते हुए और बाद में वैवाहिक जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने की कोशिश भी इस पंक्ति में आप उसकी झलक देख सकते हैं।
स्त्री सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की भावना को रेखांकित करती है ये पंक्तियां। एक अन्य कोटेशन है, देखिएगा इनका, कि शोषण के खिलाफ आवाज उठाना मेरा धर्म था, चाहे वह मजदूरों का हो, चाहे आदिवासियों का या स्त्रियों का। तो एक एक्टिविस्ट के रूप में, एक आंदोलनकर्ता के रूप में इन्होंने भी जिस तरह से कार्य किया और जो अपने उन रेफरेंसेस को उन्होंने बताया हुआ है इसमें, वो बहुत महत्वपूर्ण है स्त्री सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करने वालों के लिए। ठीक है, तो ये इनकी राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता को भी दर्शाता है, विशेष रूप से झारखंड के कोयलांचल में मजदूर आंदोलनों और आदिवासी दलित अधिकारियों के लिए उनके संघर्ष को। इन्हीं सब पर इस आत्मकथा में विस्तार दिया गया है। एक कोटेशन देखते हैं कि स्त्री होना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है जो समाज को बदल सकती है। तो इस तरह के विचार भी, आत्मविश्वासपूर्ण विचार भी दिखाई पड़ते हैं इसमें, जिनसे एक दिशा मिलती है आत्मविश्वास के लिए स्त्रियों के संदर्भ में काम करने वालों को। स्त्री विमर्श और पितृसत्तात्मक संरचनाओं के खिलाफ उनके विचारों को भी ये प्रतिबिंबित करता है कि कहाँ से लड़ने की ऊर्जा मिले। तो ये कहती हैं कि कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है, ये एक चेतना का प्रसार करना है अपने कथनों के माध्यम से। राजनीति में ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन मैंने कभी समझौता नहीं किया। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि राजनीति में ईमानदारी की कीमत बिना चुकाए कोई आगे बढ़ता ही नहीं है। इसलिए राजनीति का क्षेत्र ही भ्रष्टाचार का विषय हो चुका है। जो सबसे भ्रष्ट होते हैं या भ्रष्टाचार का अवसर तलाशते हैं, वो सारे लोग राजनीति की ओर आज भाग रहे हैं। ईमानदार लोगों की वास्तव में राजनीति के क्षेत्र में बहुत कमी है। ये पंक्ति उस चीज को दर्शाती, ठीक है। बिहार और झारखंड में अपनी राजनीतिक अनुभवों को वो व्यक्त करती हैं, कैसे नेताओं से उनके भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई और टकराव होता है। वो सारी चीजें राजनीतिक हकीकत को उजागर करती हैं और उनकी नैतिकता को भी। वे लिखती हैं, मेरी कमजोरियां मुझे इंसान बनाती हैं और मेरी गलतियां मुझे सिखाती हैं। तो ये हर एक मनुष्य के विषय में भी ये सही है कि कमजोरियां मनुष्य को बेहतर इंसान बनाती हैं और गलतियां यदि आप उससे सीख सकें तो वो बेहतर अवसर होती हैं। तो इन सभी में उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन के तनाव, व्यक्तिगत कमजोरियों, सारी चीजों पर खुल करके बेबाकी से लिखा हुआ है। तो ये तथ्य आपको ध्यान रखना है कि पंजाब के सुनाम में एक सैन्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। बचपन में हुए यौन शोषण का ये साहसपूर्वक वर्णन करती हैं। उनकी आत्मकथा में एक निर्भीक और प्रामाणिक दस्तावेज प्राप्त होता है जो स्त्रियों को अपने अनुभवों के लिए आवाज देने के लिए प्रेरित करता है। रमणिका गुप्ता हमेशा अपने शर्तों पर जीवन जीने का प्रयास करती हैं, चाहे वह पारिवारिक अपेक्षाओं के खिलाफ जाना हो या वैवाहिक जीवन में पति के साथ वैचारिक मतभेद। उन्होंने अपनी स्वतंत्र सोच को प्राथमिकता दी। आत्मकथा में अपनी इसी जिद्दी प्रकृति को अपनी ताकत के रूप में वे प्रयोग करती हैं और यह स्त्री सशक्तिकरण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दर्शन को प्रकट करता है। ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो हमने बताई कि उनके परिवार, उनके जन्म के बारे में, वो बातें आपको ध्यान रखनी है। इस पुस्तक के प्रकाशन के बारे में ध्यान रखनी है और ध्यान रखना है कि झारखंड, तत्कालीन बिहार की कोयलांचल में मजदूर यूनियनों के साथ कंधे से कंधा मिला के इन्होंने कई सारे एक्टिविस्ट आंदोलन वगैरह भी किए। वो चीजें भी, हड़तालों के, यूनियन की गतिविधियों का पूरा वर्णन इसमें मिलता है। राजनीतिक चुनौतियों की बात करें तो 1980 में चंदन कियारी में निर्दलीय विधायक चुनी गई। आत्मकथा में वे उस समय के बिहार के राजनीतिक परिदृश्य, नेताओं के साथ टकराव और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का वर्णन करती हैं। रमणिका गुप्ता एक कवयित्री, लेखिका और पत्रिका युद्धरत आम आदमी की संपादक भी थी। उनकी कविताएं, उनके जन सरोकार प्रकृति और सामाजिक मुद्दों से गहरे जुड़े हुए थे। ये बातें इसके बारे में जानकर आप समझ सकते हैं और बहुत मोटी, बहुत एक तरह से विस्तृत रूप से ये पढ़ने योग्य पुस्तक है। समय हो तो आप जब भी अवसर रहे परीक्षाओं के बाद भी आपको ये आत्मकथा जरूर पढ़नी चाहिए, जिससे आपको एक दृष्टिकोण भी मिलेगा कि स्त्री लेखिकाएं अपने जीवन के किन पक्षों पर विशेष जोर देती हैं अपने लिखने में, वो सारी चीजें दिखेंगी। ईमानदार और स्वीकृत अभिव्यक्ति आत्मकथा लेखन के लिए सबसे अनिवार्य और पहली शर्त है, इसलिए इस पर विशेष जोर दिया है रमणिका गुप्ता जी ने।
और अपनी कमजोरियों, गलतियों और निजी चुनौतियों को वे खुल करके प्रकट करती हैं। और यही बात आप देखेंगे हरिवंश राय बच्चन जी के क्या भूलूं क्या याद करूं, उसमें भी अपने जीवन के बहुत सारी कमजोरियों, बहुत सारी गलतियों और उन्होंने अपने जीवन के बहुत सारे व्यक्तिगत पक्षों को भी खुल करके रखा हुआ है। तो इस दृष्टि से आत्मकथा की कसौटियों पर खरी उतरती ये दोनों रचनाएं आपकी परीक्षाओं में थी। तो इनके बारे में शॉर्ट में, संक्षिप्त में आप इतनी बातें जान लीजिए, और आगे भी यदि आवश्यक हुआ, अगर आप लोगों को लगेगा, तो कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी हम इन रचनाओं पे लेके मौजूद होंगे। तो जो भी आपकी राय हो, आप ग्रुप पे भी कमेंट करके बता सकते हैं, यहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आगे और बेहतर ढंग से आप लोगों को कंटेंट उपलब्ध करा सकें और पढ़ा सकें। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।